नमस्कार। बिहार की चुनाव की लड़ाई जो है वो काफ़ी नज़दीक आती जा रही है और इस सब के बीच में ऐन चुनाव से ठीक पहले यहाँ पर लालू प्रसाद यादव के परिवार के लिए कहीं ना कहीं मुश्किलें थोड़ी सी खड़ी होती हुई नजर आई जब आईआरसीटीसी घोटाले के मामले में आरोप तय हो गए सभी 14 आरोपियों पर। अब उन पर मुकदमा जो है वो आगे चलेगा। यहाँ पर लालू प्रसाद यादव ने कोर्ट में सीधे तौर पर बोला कि वो दोषी नहीं है और वो मुकदमा आगे लड़ेंगे। लेकिन इस सब के बीच में जो सियासत है वो अच्छी खासी गरमा गई है, क्योंकि एनडीए का खेमा जो है इसे सीधे तौर पर भ्रष्टाचार के मुद्दे से जोड़ता हुआ अटैक करता हुआ नजर आ रहा है आरजेडी के ऊपर, महागठबंधन के ऊपर। और वहीं आरजेडी जो है वो इसे इस तरह से उठा रही है कि चुनाव से ठीक पहले ये जो मामला सामने आया इसकी टाइमिंग पर सवाल उठा रही है और ये भी कह रही है कि ये राजनीतिक साजिश का शिकार यादव परिवार को बनाया जा रहा है। लेकिन इस सब के बीच में महागठबंधन की जो खींचतान है वो भी अपने आप में काफ़ी दिलचस्प होती जा रही है, चाहे वो सीटों के बंटवारे को लेकर हो, चाहे वो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित करने को लेकर हो। बेहद खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। हमारे साथ अजीत कुमार झा सर हैं जो लगातार बिहार पर बारीकी से नज़र रखे हुए हैं, खुद बिहार से आते हैं, ऐसे में वहाँ की पल पल की जानकारियाँ भी इन तक पहुँच रही होती है, ज़मीन से जुड़ी हुई। सुमित अवस्थी को आप जानते ही हैं, बिहार से अभी लौट कर आए हैं। तो अजीत सर, यहाँ पर ये जो महागठबंधन में स्थिति अचानक से क्रिएट हुई है आईआरसीटीसी के घोटाले के बाद, क्या तेजस्वी यादव की यहाँ पर मुश्किलें अब और ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही हैं? मुश्किल तो ज़रूर बढ़ गई है, क्योंकि लीगली तेजस्वी यादव उस केस में फंसे हुए हैं। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का केस है और साथ ही साथ फ्रॉड का केस है, और तुरंत इस पर जो है कोई डिसीजन इसलिए नहीं लिया जाएगा कि आज सिर्फ चार्जेस ही फ्रेम हुआ है। 10 नवंबर को ये बढ़ा दिया गया है डेट, बट एक तरह से क्रिमिनल चार्जेस इन पर लग गया है। तो होगा क्या कि चुनाव के मैदान में एनडीए, प्रशांत किशोर, जितने राइवल्स हैं वो इनके पीछे पड़ जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात कि कांग्रेस जो पहले जो जिनका एलाई है, जो पहले शायद इनको बना देता मुख्यमंत्री कैंडिडेट, महागठबंधन का चेयरमैन तो बना ही दिया था, तो शायद तैयार हो जाता। अब कांग्रेस जल्दी तैयार नहीं होगा, क्योंकि आखिर वो एक तरह से कह सकते हैं कि एलिज्ड कॉन्विक्ट हैं। और तीसरा, देखिए एनडीए जो है अपना सीट शेयरिंग कंप्लीट कर लिया है, जो मेन राइवल है इनका। अच्छा, दूसरा, प्रशांत किशोर का आज सेकेंड लिस्ट निकल गया है, और महागठबंधन का जो है वो बुरा हाल है। अभी तक कांग्रेस 60 सीट के नीचे जाने के लिए तैयार नहीं है। पिछले बार 70 सीट पर कांग्रेस लड़ा था, तो इस बार कम से कम 60 चाह रहा है। और राजद जो है वो डटा हुआ है कि नहीं, जो है कम से कम सीट देंगे, हम लोग मैक्सिमम सीट पे लड़ेंगे। उनका यही आर्ग्यूमेंट है कि पिछले बार कांग्रेस को हमने 70 दिया तो कांग्रेस सिर्फ 19 सीट पे जीते। बट इस बार जो है खेल बिल्कुल अलग है। इस बार राहुल गांधी जम के कैंपेन किए वोटर अधिकार रैली के समय। इस बार कांग्रेस का एक बाउंस भी हुआ है। दूसरा, ये 2024 लोकसभा चुनाव के बाद का चुनाव है, एसआईआर के बाद पहला चुनाव है, तो कुछ ना कुछ कांग्रेस को तो बाउंस जरूर मिला है। वोट चोरी का जो कह सकते हैं एक तरह से कैंपेन कांग्रेस ने चलाया, वो अभी भी एक एजेंडा बना हुआ है बिहार में, तो इससे फायदा शायद कांग्रेस को ही होगा। तो इस बार अनुमान लगाया जा रहा है कि कांग्रेस थोड़ा सा बेटर पोजीशन में है 2020 के कंपैरिजन में। राहुल गांधी पिछले बार सिर्फ 5 या 6 बार पूरे कैंपेन में बिहार आए थे, और इस बार चुनाव के डिक्लेरेशन के पहले ही 16 दिन तक भयानक वोट अधिकार रैली किए। बाकी जो उनके एलाइज हैं महागठबंधन के, वो भी तेजस्वी जी से खफा हैं। स्पेशली जो सबसे उनका सॉलिड एलाई है वो लेफ्ट पार्टी सीपीआई, सीपीएम और माले, सीपीआई एमएल दीपांकर भट्टाचार्य का, वो जो सीट्स चाह रहे थे और जितना सीट चाह रहे थे वो उनको राजद तैयार नहीं है देने के लिए। इनफैक्ट एक जगह एक कैंडिडेट सिटिंग एमएलए है माले का, उसको जो है राजद हटाना चाह रही है और एक अपर कास्ट के लीडर को टिकट देना चाह रही है, जिन पर की सीरियस एलिगेशन है फ्रॉड का और तरह का एलिगेशन है। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि वो सीट बिक गया है, उसको तेजस्वी जी या
जो भी आरजेडी के जो अथॉरिटीज़ हैं वो उसको बेच दिए हैं। ये बहुत धनिक आदमी हैं जिनको वो दे रहे हैं। कुछ अटेम्प्ट है, राजद का कहना है कि हम सिर्फ मुस्लिम यादव को ही टिकट नहीं देना चाहते, कुछ अपर कास्ट को भी देना चाहते। कुछ कोशिश है कि जो डोमिनेंट कास्ट है जैसे भूमिहार हो या ठाकुर हो, ठाकुर तो उनके पास लीडर हैं, जगतानंद सिंह उनके प्रेसिडेंट रह चुके हैं पास्ट में, तो ठाकुर लीडर उनके पास टॉल है। पर इस बार अटेम्प्ट है कि भूमिहार लीडर्स को कुछ लाया जाए। इसलिए आपको याद होगा कि कांग्रेस जो है वो उसके पास पहले एक भूमिहार अपर कास्ट कांग्रेस प्रेसिडेंट था, तो उसको हटाया गया और कांग्रेस सारे भूमिहार जो डीसीसी लेवल पे लीडर्स थे सबको हटा के ईबीसी, ओबीसी, दलित और अल्पसंख्यक को ले आया। तो हो सकता है कि कुछ अपर कास्ट वहाँ से बिदके हों, तो उसको राजद लाना चाहती है अपने साथ। बट अभी जो है यदि पहले ये बताने दीजिए कि जितने सर्वे हुए हैं उन्होंने पॉइंट आउट किया है कि सबसे पॉपुलर मुख्यमंत्री कैंडिडेट तेजस्वी यादव। ठीक है, एक भी मैंने नहीं देखा है अभी तक सीरियस प्री पोल सर्वे जिसने उनको नंबर 2 पे डाला हो। नंबर 2 हमेशा तेजस्वी यादव और नंबर 2 पे कभी पहले नीतीश कुमार थे और अब कुछ लोग कह रहे हैं प्रशांत किशोर, पर नंबर 1 पे अनचैलेंज्ड बादशाह तेजस्वी यादव। सिर्फ 35 साल के हैं, बहुत एनर्जी है। पिछले बार सिर्फ 12,700 वोट से हारे थे एनडीए से। बट अभी जो मैं देख रहा हूं जिस तरह सारे प्रॉब्लम्स उनके इर्द गिर्द स्टार्ट हो गया है, तो ये इस IRCTC केस से लेके और उनके एलाइज जिस तरह से उनसे गुस्साए हुए हैं, तो एनडीए के साथ जो उनका महाभारत होगा उससे पहले ही लग रहा है कि महागठबंधन में ही महाभारत हो गया है। महागठबंधन के अंदर ही महाभारत हो रहा है। जी सुमित, आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को? क्या मुश्किल में आ सकते हैं इस मुद्दे को लेकर तेजस्वी? देखिए, ऐसे जिस किसी पे फ्रॉड के, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के, सरकारी खजाने को चूना लगाने के आरोप लगे हो, तो ये कह देना कि नहीं उससे उनको फायदा होगा, इतनी हिम्मत मुझ में नहीं है। काफी पुराना मामला है, इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि क्या वाकई राजनीति में अब कोई फर्क पड़ेगा? क्योंकि ज्यादातर लोगों से जब हम बात कर रहे हैं, ऑन ग्राउंड रिपोर्टर, उनका ये कहना है कि कुछ बहुत ज्यादा फर्क पड़ नहीं रहा है क्योंकि बहुत पुराना मामला है, भूल चुके लोग अब। देखिए, इतने मुकदमे आरजेडी और आरजेडी के नेताओं पे हो चुके हैं बीते 10-11 सालों में, इतनी बार कोर्ट में पेशियां हो चुकी हैं लालू यादव और परिवार की, तो इसीलिए इसमें लगता नहीं कि कोई बहुत बड़ी बात होगी। तो जो ग्राउंड पे लोग हैं वो शायद ज़्यादा अच्छा बता पाएंगे। पर मुझे 2 चीज़ें कहनी है अजीत सर, आपकी इजाज़त से। पहली चीज़, जब ये मामला आया 2004 से 2009 के बीच, जब लालू यादव रेल मंत्री थे यूपीए सरकार में, उस वक्त तेजस्वी की उम्र आज से 20 साल कम थी। तेजस्वी के नाम आज आप आरोपी बनाएगा, अगर आज तेजस्वी 35-40 साल के हैं तो उस वक्त 20 से 15-20 साल के होंगे, 20-22 साल के होंगे। तो अगर पिताजी ने कोई ज़मीन ली IRCTC को कोई कॉन्ट्रैक्ट दिलाने के बदले में किसी पर्टिकुलर कंपनी से, और तेजस्वी के नाम पे, तो उसमें तेजस्वी की क्या गलती है? पहली बात तो ये जो आरजेडी के लोग हैं वो तर्क यही दे रहे हैं कि भाई पिताजी ने मान लीजिए क्राइम किया तो बेटे को सजा क्यों मिलेगी? ये पर आप, क्योंकि अब बेटा मुख्यमंत्री पद की रेस में है, क्योंकि बेटा चैलेंजर बन गया है, तो आप बेटे को फंसाना चाहते हैं, ये उनका तर्क है। आरजेडी के लोग इस तरीके से काउंटर कर रहे हैं, बिल्कुल, और इस पर वो सिंपैथी लेने की कोशिश कर रहे हैं। और ये सिंपैथी कार्ड जो है, ये कितना प्ले करेगा, एडवांटेजियस होगा, ये मुझे नहीं पता, ये तो बिहार के वोटर ही तय करेगा। पर 2 चीज़ें सर, 97 में जब चारा घोटाला आया, लालू यादव को इस्तीफा देना पड़ा, उसके बाद 2000 में चुनाव हुआ, तो आरजेडी वो चुनाव जीत गई थी, उससे आरजेडी को फायदा ही हुआ था, नुकसान नहीं हुआ था आरजेडी को। 2020 जब तेजस्वी का जो चुनाव था, जिसमें तेजस्वी अपना गमछा लहराते थे, और पिछला चुनाव, उस वक्त मेरे ख्याल से लालू यादव सजा याफ्ता थे, और वो कुछ दिनों के लिए बीमारी के नाम पर बाहर आए थे, और तेजस्वी ने आखिरी के 3 हफ्ते का कैंपेन किया था, और उन्होंने कितनी 72-73 सीट्स पर आरजेडी जीती थी, जो कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर आई थी। मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि वहाँ जो आरजेडी का वोटर था, जो लालू यादव का सामाजिक न्याय की जिससे फायदा मिला, वो कंसोलिडेट हुआ, वो मजबूत हुआ, और ये वो वोटर है जो वोकल है, जो अपनी इच्छा दिखाने में, अपनी इच्छा बताने में डरता नहीं है। ये मार्शल कौम है, लड़ने वाली कौम है, झगड़ने वाली कौम है, तो ये डरती नहीं है कि हम क्या करेंगे। तो अब ये जो चीज हुई है, इसका उल्टा भी हो सकता है। उल्टा इन द सेंस इन फेवर ऑफ आरजेडी रादर देन इन फेवर ऑफ जेडीयू और बीजेपी, इन फेवर ऑफ आरजेडी भी हो सकता है
कि ये बिल्कुल चुनाव के वक्त में मामला आना, ये मामला इतने दिनों से चल रहा है। बिल्कुल। कब की चार्जशीट? पहली एफआईआर 2007 में हुई है। 2007 में हुई है। नहीं, ये जब से सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया, आईआरसीटीसी मामले में छापेमारी शुरू हुई 2016-17 में शुरू किया 17 में, हाँ, है ना। और अब ये 2025-26 में आया है, तो 7-8 साल से चीजें चल रही थी। तो ये बात जो पब्लिक ग्राउंड के रिपोर्टर कह रहे हैं ना, आप जो अदिति बोल रही हैं, तो शायद इसी वजह से बोल रहे होंगे। और दूसरी चीज में मुझे एक चीज और कहना चाहता हूँ इस चीज पे, कि तेजस्वी, लालू और राबड़ी, ये जो परिवार की पार्टी है, इसमें सर अगर आपने नोटिस किया हो जी सर, बड़े स्मार्टली इस चुनावों से लालू यादव जी का कोई पब्लिक में बयान नहीं आ रहा है। वो जो भी आ रहा है सूत्रों के हवाले से आ रहा है या ट्वीट कर दे रहे हैं इक्का दुक्का बात। राबड़ी जी बिल्कुल नहीं बोल रही हैं। मीसा भारती जो सांसद है वो दिख ही नहीं रही हैं। तेज प्रताप ऑफिशियली पार्टी से अलग हो गए हैं, जो बड़े भाई थे। रोहिणी ने भी एक लाइन ले ली है, वो भी संजय यादव के खिलाफ उन्होंने बयान देके अपने आप को तेजस्वी से दूर दिखाने की कोशिश की है। तो क्या ये सोची समझी रणनीति है किसी रणनीतिकार की आरजेडी के भीतर कि ये चुनाव तेजस्वी का है, ये लालू यादव के परिवार का चुनाव नहीं है, इससे तेजस्वी को अलग कर दिया जाए। तेजस्वी जो कि युवा है, यंग है, जो डिप्टी सीएम रह चुका है, जिसने कुछ दिनों तक 15-16 महीने तक कामकाज भी संभाला उप मुख्यमंत्री के तौर पर, तो ये चुनाव तेजस्वी के लिए हो रहा है। तो क्या कोई रणनीति के तहत तेजस्वी की इमेज बिल्डिंग की जा रही है कि ये परिवार के भीतर नहीं है, ये अपने दम पर फैसला ले रहा है, अपने दम पर चल रहा है, और इसमें परिवार की छाप नहीं दिखाई दे रही है? क्या सुमित, इसमें एक वजह ये भी हो सकती है कि जो लगातार एनडीए गुंडा राज वाली बात करता है कि वो गुंडा राज दोबारा नहीं आना चाहिए, वो जो लालू का राज था वो दोबारा नहीं आना चाहिए, उस चीज की काट के तौर पर यहाँ पर तेजस्वी इस तरह की रणनीति बना रहे हो? बिल्कुल। मुझे भी ये जो तेज प्रताप अलग हुए, बिल्कुल, अगर आप किसी भी बिहार के बच्चे से बात करेंगे जो आज 30-35 साल का है, तो जिसने तेजस्वी और तेज को बड़ा होते हुए देखा है उस इलाके में, तो बता देगा कि कौन लड़का क्या करता था। सही बात। मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, बिहार का युवा जानता है, बिहार का वोटर जानता है कि तेज प्रताप की क्या इमेज थी और तेजस्वी की क्या इमेज थी वहां पे। ऐसे में अगर आप पिछला चुनाव याद करिए, जब दोनों भाई पहली बार लड़े हैं, आई थिंक 15 में पहली बार लड़े हैं, तब लालू यादव ने बाकायदा तेजस्वी जो कि छोटा बेटा है उसका बड़ा उम्र दिखाई, एफिडेविट में अपना जो उत्तराधिकारी दिखाया वो तेजस्वी को दिखाया, तेज प्रताप को नहीं दिखाया। तो पिताजी ने भी एस्टेब्लिश कर दिया कि जो समझदार है, जो मेरी सत्ता को, जो मेरी गद्दी को संभाल सकता है, वो तेजस्वी है, ना कि तेज प्रताप है। ये हम सब जानते हैं, ये तो रिकॉर्ड का हिस्सा है, तो ऑन रिकॉर्ड चीजें हैं। तो ऐसे में अगर परिवार को ही तेज प्रताप पे भरोसा नहीं था तो बिहार की जनता को कैसे होता? तो अगर वो तेज प्रताप अलग हो गए हैं आज की तारीख में, और अभी तक उन्होंने एक भी चीज ऐसे नहीं की है जिससे तेजस्वी को नुकसान पहुंचे, उल्टा उन्होंने पीला गमछा ले लिया है। वो पीले गमछे को चुनौती देंगे प्रशांत किशोर को। उनकी पार्टी पीला गमछा पहन के जनता के बीच जाएगी, और आप देखिएगा अगर प्रशांत किशोर तेजस्वी को या डैमेज करने की कोशिश करेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि रणनीति के तौर पर तेज प्रताप प्रशांत किशोर को डैमेज करेंगे, उनकी पार्टी को, जनसुराज का, आई मीन टू से दैट, इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा हूँ। तो ये बड़ा स्ट्रेटेजिकली हो रहा है। तो क्या ये कोई बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी अपनाई गई है यादव परिवार की छवि को बनाए रखने के लिए? मुझे नहीं पता, आई माइट बी 100% रॉन्ग, क्योंकि मुझे नहीं पता, पर कहीं ना कहीं ये चुनाव से तेजस्वी की छवि को बनाने की कोशिश की जा रही है। जी, एक बात और जो अजीत सर कह रहे थे, मैं आप ही से सवाल कर रही हूँ उस पर, कि क्या महागठबंधन में ये जो स्थिति अब क्रिएट हुई है, पहले ही कांग्रेस पार्टी जो है वो सीएम कैंडिडेचर को लेकर तेजस्वी यादव के कुछ भी कहने से बचती रही है, तो अब यहाँ पर एक और मौका कांग्रेस पार्टी को मिल जाएगा? देखिए, कांग्रेस ये कहकर, ये जो फैसला आया कोर्ट का जिसमें आरोप तय हुए हैं, 1-2 सीट बार्गेन कर ले तो कर ले, पर इसका ये कहना कि कांग्रेस पार्टी ये कहेगी हमारा मुख्यमंत्री होगा, तो ये कांग्रेस भी जानती है कि असंभव है। ये कांग्रेस जिसके अपने 20 सीटों के भी भरोसा नहीं है कि 20 आएंगी कि 25 आएंगी, नहीं पता उनको, या 17 भी रिपीट कर पाएंगे कि नहीं, उसको नहीं पता। तो मेरे ख्याल से कांग्रेस बार्गेन 1-2 सीट पे कर सकती है, लेकिन ये वाली हो जाए कि तेजस्वी के नाम का अनाउंसमेंट अभी ना करें। पर मुझे लगता है कि चुनाव के पास आते आते अनाउंसमेंट होगा, और साथ में डिप्टी सीएम्स भी अनाउंस होंगे। जी, अजीत सर, आप इसको कैसे देख रहे हैं कि ये जो कांग्रेस पार्टी बचती आ रही थी अभी तक, क्योंकि आपका इसमें तर्क दूसरा होता है कि ये चुनाव बाद की स्थिति के लिए कांग्रेस पार्टी से बचाना चाहती, ताकि जो ईबीसी तरह के जो वोटर हैं वो उससे ना चिटक जाएं? नहीं, सुमित ने जो कहा, हाँ, उसको मैं थोड़ा दूसरी तरह से देख रहा हूँ। यदि चाहें तेजस्वी तो एक नैरेटिव पैदा करें कि देखिए ये जो IRCTC का केस था, हाँ, उसका जो सो कॉल्ड पहला फ्रेमिंग ऑफ चार्ज वो बिल्कुल चुनाव के पहले आया है। यानी कि वो कहेगी कि भाजपा या एनडीए मुझे फ्रेम करने की इसलिए कोशिश कर रही है क्योंकि मैंने 5 दिन पहले
ओपनली जाके कहा है कि मैं जब सरकार में आऊँगा तो 20 दिन के अंदर मैं हर परिवार को एक नौकरी दूंगा, एक आदमी को नौकरी दूंगा हर परिवार से पूरे बिहार में। तो यानी कि इसको फ्रेम करके भाजपा और एनडीए चाह रही है कि लोगों को नौकरी नहीं दिया जाए। इस तरह से यदि नैरेटिव बिल्ड करके उनके जो सपोर्टर्स हैं, MY सपोर्टर, वो तो उनके साथ रहेंगे ही, बट इसी नैरेटिव को लेके यदि आगे बढ़े और उनका जो अभी पॉपुलैरिटी है सारे पोल्स में नंबर 1 है, तो इसको यदि लेके आगे बढ़ें और जिस तरह से सुमित ने बड़ा अच्छा से पॉइंट आउट किया कॉन्स्पिरेसी, और संजय यादव ये शायद सुन लेंगे तो पहले ही चोरी कर लेंगे ये पूरा कॉन्स्पिरेसी थियरी हम दोनों का, और नैरेटिव बना देंगे आरजेडी के लिए, तो उनको फ़ायदा हो सकता है। बट मुझे लग रहा है कि जो कॉन्फिडेंस के साथ जैसे ही राहुल गांधी ने ख़त्म किया अपना वोटर अधिकार रैली, तो आपको याद होगा कि 5 दिन के लिए तेजस्वी निकले अपने से, और वो बिहार अधिकार रैली शायद उसका नाम था, और उन सारे सीटों पे घूमे, उन 22 सीट जो 10 डिस्ट्रिक्ट में 2015 में भी वो जीते थे, 2020 में भी वो जीते थे, पर 2010 में नहीं जीते थे। तो उन सब सीटों को लेके वो एक तरह से मैं कहूँगा बहुत अच्छा कैंपेन किए थे, अनएम्प्लॉयमेंट मतलब नौकरी पे, आउट माइग्रेशन पे, और अब जो है एक नया कानून कह रहे हैं बनाएंगे जॉब्स देने के लिए। तो वो इश्यू को लेके यदि फोकस करें और इसको दिखा दे उल्टा कॉन्स्पिरेसी, ये एनडीए का कॉन्स्पिरेसी है, चुनाव के जस्ट पहले मुझे घसीट रहे हैं, और सुमित ने जो कहा कि मैं तो उस समय बच्चा था, मेरा नाम क्यों डाल रहे हैं उसमें, ये करके करें तो हो सकता है कि कुछ सिंपैथी फैक्टर भी मिलेगा। बट मैं भी सुमित के तरह, मुझे भी जब कोई कोर्ट एलिगेशन कर रहा है फ्रॉड का, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का, तो मैं भी फिर उनको डिफेंड नहीं कर सकता हूं। मैं सिर्फ कह रहा हूं कि वो कोशिश करके अपनी पॉपुलैरिटी बचाए। ठीक है सर, अब हम ख़त्म करेंगे, लेकिन एक आखिरी सवाल मैं आपसे यहाँ पर जानना चाहूँगी। बिहार वोटर अधिकार यात्रा जो शुरू की गई, बिहार अधिकार यात्रा यहाँ पर शुरू की गई, उसके बाद लेकिन बार बार ये कहा गया कि दोनों जो नेता हैं वो ज़मीन से थोड़ा हट गए, मैदान से हट गए। क्या वो यहाँ पर डिसएडवांटेज होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि महागठबंधन सीट शेयरिंग में भी पीछे रह गया है? डिसएडवांटेज तो क्लियरली है। मुझे लगता है कि राहुल गांधी, जिनका हम लोग सब बड़ाई कर रहे थे जब 16 दिन का वोटर अधिकार रैली क्रिएट करके SIR के खिलाफ इतना बड़ा इशू क्रिएट किए थे, उस जमाने में जो भी सारे जो पोल सर्वे आ रहा था वो कह रहा था अनएम्प्लॉयमेंट के बाद वोट चोरी सबसे बड़ा इशू है। बिल्कुल। तो उसके बाद उसको छोड़ के चल दिए कोलंबिया और पता नहीं लैटिन अमेरिका घूमने। तो ये तो टिपिकल राहुल गांधी का एक सर्टन वीकनेस है। अभी शायद नहीं करते और बिहार में ही घूमते तो शायद सिचुएशन बेटर होता, पहली बात। दूसरी बात, तेजस्वी जो है सीट डिस्ट्रीब्यूशन और सीट एलोकेशन में इस तरह फंस गए कि, और अब जो है दिल्ली आना पड़ा उनको, तो अभी तक फाइनल ही नहीं हुआ है। तो उन लोगों को कैंपेन का टाइम उनका कट गया है। उनको लग रहा है कि अरे हमने तो कर दिया वोट अधिकार रैली और बिहार अधिकार रैली जो तेजस्वी ने किया, तो उससे काम चल जाएगा, पर ऐसा है नहीं। क्योंकि एनडीए जो है अब जाके ब्लिट्जक्रिग कैंपेन करेगा। मोदी जी आएंगे चारों तरफ, अभी तो उनका प्रचार परवान चढ़ेगा। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। तो उसको जो है यदि उसके खिलाफ ये खड़ा नहीं करेंगे वोटर अधिकार रैली टाइप का कैंपेन, तो फिर डिसएडवांटेज पे चले जाएंगे महागठबंधन। सुमित, लास्ट कमेंट आपका इस पर, मैं लास्ट कमेंट आपका इस पर लेना चाहूंगी। क्या आप तो अटेंड किए तेजस्वी यादव का, जो दोनों यात्राएं करने के बाद आप जमीन से हट गए, आप सीट शेयरिंग में आप पीछे रह जाते हैं। एक बात मैं बोलता हूँ, महागठबंधन में जो दिक्कत है वो मुकेश सैनी के नाम पे है। कांग्रेस और जेडीयू में आरजेडी में उतनी दिक्कत नहीं है जितना कि मुकेश सैनी के नाम पर है। मुकेश सैनी अपनी क्रेडिबिलिटी लूज कर चुके हैं। पिछली बार जिस तरीके से वो बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ के चले गए थे और उस पर बहुत ज्यादा बार्गेन कर रहे हैं, तो उन पर भरोसा करना दोनों के लिए, तेजस्वी के लिए भी और कांग्रेस के लिए भी आसान नहीं है। उनको भरोसा आज भी नहीं हो रहा है कि अगर चुनाव जीतने के बाद हमारे साथ रुकेंगे कि नहीं रुकेंगे। और लेफ्ट पार्टीज, लेफ्ट को बना लिया जाएगा, लेफ्ट के पास ऑप्शन नहीं रहेगा। लेफ्ट नाराज जरूर है,
पर लेफ्ट एक आध दो सीट को लेकर पंगा भी चल रहा है, जो शायद उसमें जब कांग्रेस पार्टी इंटरवीन करेगी, खड़गे और राहुल गांधी, तो शायद मैनेज हो जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। तो यहाँ पर अब महागठबंधन में किस तरह की दिक्कतें हैं ये कुछ वक्त में पता लगेगा, और कांग्रेस और आरजेडी में जब सीट बंटवारे की बात सामने आ जाएगी उसके बाद असली जो प्रचार प्रसार है वो देखने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बिहार में काबा में फिलहाल इतना ही।